तो हमारे साथ अब मंच पर आएंगी स्नेहलता जैन, जो कि माहुरी हिना की डायरेक्टर और सामाजिक क्षेत्र में अग्रणी एक ऐसी नारी शक्ति हैं जो व्यवसाय, सामाजिक और पारिवारिक तीनों के बीच में तालमेल काफ़ी अच्छे से बिठाकर चलती हैं। और इन्होंने कोरोना काल में भी अपनी परवाह किए बिना चुनौतियों का सामना करते हुए सेवा किया। आइए जानते हैं इनके बारे में, इनके उज्जैन के विकास की गाथा और योगदान को सुनते हैं इनके बारे में। प्लीज़ मंच पर आ जाइए और कैसे विकास के कार्य किया जा सकता है और आने वाले वक्त में कैसे कोशिशें हैं विकास की। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे आपसे कि आने वाले वक्त को लेकर रोड मैप क्या है, तो प्लीज़ मंच पर आइए स्नेहलता जी। तो हमारे नेक्स्ट गेस्ट मिर्तुजा अली पड़वा वाला हैं। आइए अब हम इनको आमंत्रित करते हैं। तो आपको बता दें कि मुर्तजा अली भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री, समाजसेवी और दानिश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने सिंहस्थ 2016 में मेडिकल कैंप 5000 से अधिक लोगों को निःशुल्क उपचार एवं दवाइयाँ उपलब्ध करवाई हैं। मैं प्लीज़ मंच पर बुलाना चाहूँगी मुर्तजा अली, प्लीज़ आप मंच पर आइए। तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि इनके द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं ऐसे वक्त में भी जो कि बहुत ज़रूरी है कि इनको सम्मानित भी किया जा सके। प्रमोद अग्रवाल, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, प्लीज़ मंच पर आइए और बुके देके इनका सम्मान करिए। आने वाले वक्त के लिए भी क्या तैयारी, क्या सोचा है उन्होंने, ये बहुत ज़रूरी होगा उनसे जानना, और कोशिश करेंगे उनसे बातचीत का दौर आगे बढ़ाएंगे। हम जानेंगे कि आने वाले वक्त के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं जीवन में, क्योंकि मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति कराना हो और उज्जैन शहर में कैसे विकास हो सके, क्या कुछ समस्याएं हैं आने वाले वक्त में जिनको पार पाना है। यही ऐसे सवाल होंगे, आपके ही कुछ ऐसे सवाल होंगे, जनता के ही सवाल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के माध्यम से पूछता है, जिनका सरोकार सीधे आपसे जुड़ा होता है। तो आसिफ शेख प्लीज सेशन को आगे बढ़ाइए। देखिए, बड़ा यूनिक सा कॉम्बिनेशन है, एक तजुर्बे की खान, दूसरे युवा भाईजान, और युवा और तजुर्बा, ये जोश और होश, ये बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है। और आज हम यही जानेंगे कि मध्य प्रदेश उज्जैन का विकास कैसे आगे हो रहा है और क्या योगदान स्नेहलता जी और मुर्तज़ा भाई दे रहे हैं, ये हम जानेंगे। तो स्नेहलता जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे है मैम, और मैम मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप एक फर्म भी रन करती हैं, आप परिवार भी देखती हैं, समाज सेवा भी करती हैं, आपके पास भी दिन में 24 घंटे ही होते होंगे हमारी तरह, तो ये सब मैनेज कैसे करते हैं आप? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं आप ये मेरे बचपन में ही खून में ऐसी कुछ कुदरत ने, ईश्वर ने ऐसी कोई प्रदान किया है मुझे कि मैं बचपन में भी क्या पैदा हुई थी तब मेरे 4 बहनें थी हम लोग, उसके बाद मेरा भाई हुआ, 4 भाई थे बाद में, परंतु बिजनेसमैन पापा थे तो हम बहनों को ही बिजनेस संभालना था। फिर शादी भी बहुत छोटी सी उम्र में हो गई, ससुराल में आई तो वहाँ पर भी बिजनेसमैन ही मिले, और उधर परिवार में माता पिता का भी बहुत अच्छा सहयोग था। इधर ससुराल में भी मुझे किसी ने भी नहीं टोका कि आपको बिज़नेस नहीं करना है, तो छोटा छोटा बिज़नेस करती थी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा दिमाग में कुछ ऐसा जमा या कोई कुदरत का करिश्मा हुआ कि मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया मेहंदी का। वो मेरी खुद की दिमाग की खोज थी, बस वो एक पाउच को बेचते बेचते मैं आज बहुत बड़ा बिजनेस करने लग गई। और बिजनेस किया है तो समाज में भी अपना स्थान बनाना ज़रूरी है, और समाज में यदि स्थान बनाना तो सेवा देनी ही पड़ेगी। तो समाज में भी इसीलिए आगे आई हूँ कि मुझे मानव सेवा करनी है। यदि मेरे धन का सही सदुपयोग हो सके तो मुझे मानव सेवा करनी पड़ेगी। आगे मैं उस समाज सेवा के बारे में, आपके द्वारा की गई सेवा के बारे में पूछूंगा आपसे, लेकिन मुर्तज़ा भाई आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप उस दौर में हैं जिस दौर से अभी स्नेहलता जी गुजर चुकी हैं, और वो बता रही हैं कि उस वक्त क्या क्या चीज़ें थी। अभी कम उम्र है आपकी, आप एक व्यवसायी भी हैं, आप बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा में प्रदेश मंत्री भी हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को अभी? हालांकि अभी तो यंग है, कर सकते हैं चीज़ें, तो आपकी भी घड़ी कुछ स्लो चलती है या मैनेज हो जाता है अभी? पहले तो मैं जो आपकी टीम ने उज्जैन में 28 साल में पहला कार्यक्रम हो रहा, उसके लिए आपकी पूरी टीम
बधाई का पात्र है। सन 92 से जी लॉन्च हुआ है। तो ये जब आपका से दिल करे ताली बजा सकते हैं सभी आप, कोई आपकी रोक टीम नहीं ने रहा जो आपको। काम किया है उज्जैन में, उसके लिए मैं बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। हम आभारी है कि आपने उज्जैन को हमें ग्लोबल नेटवर्क पे ले जाने का काम किया है। और हम जैसे जो टैलेंट है, हमारे माननीय विधायक जी पारस जी, पूर्व मंत्री, जो उज्जैन की बोलने की ज़रूरत नहीं, सबसे बड़ी शख्सियत है हमारे लोगों की, जो उज्जैन की लाइफलाइन बोला जाता है जिसको, वो इस मंच कार्यक्रम में है। और बाकी सारे सांसद जी थे हमारे, बाकी अन्य लोग नहीं आ पाए जनप्रतिनिधि कुछ कारणों से, आज मोहन जी हमारे। तो इस कार्यक्रम के लिए पहले तो साधुवाद आपको। बाबा महाकाल की नगरी में आप सबका स्वागत है। और जैसा आपने पूछा मैं मैनेज कैसा कर लेता हूँ, तो ये ऐसा हुआ भाई कि अब उज्जैन में हम जब से होश संभाला है तो हमने ये देखा कि उज्जैन में एक अलग ही तासीर है यहाँ की। मतलब कुछ कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ द जो वर्ल्ड होता है वो उज्जैन से, यहीं से मंगल ग्रह की उत्पत्ति होती है। वो एक सेंटर ऑफ द हार्ट, इंडिया का भी आप देखेंगे तो एमपी सेंटर और एमपी का सेंटर उज्जैन है। तो यहाँ एक अलग ही ऊर्जा है लोगों में। आप यहाँ का पोटेंशियल देखिए लोगों में, आप टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको उजागर करने की कमी है। तो मुझ जैसे युवाओं ने संकल्प लिया कि कुछ शहर ने इतना दिया, इस शहर की तासीर बड़ी अलग है और हम इस शहर में पैदा हुए, ये हमारा सौभाग्य है। तो इसके लिए कुछ करके जाना है। तो इसके लिए एनर्जी भी वहीं से आती है, और बाबा महाकाल की नगरी है तो एनर्जी तो मिल ही जाती है, और अच्छे लोग मिलते गए और कारोबार बनता चला गया। तो समाज सेवा का संकल्प था। परिवार में पिताजी माताजी मेरी समाज सेवा से जुड़े थे, हर कार्यक्रमों में रहना, समाज के नीचे तबके तक जाना, तो वो संस्कार थी। और फिर समय के साथ सबका सहयोग मिलता रहा और बस कारोबार चलता रहा। एक बार मैंने एक नेताजी से पूछा कि आप कहते हैं कि समाज सेवा राजनीति सेवा के लिए आए हैं, तो अगर सेवा के लिए राजनीति में आए तो सर भत्ते वेतन क्यों लेते हैं? तो वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा सेवा करनी है, अपना घर भी चलाना है, उसके लिए ज़रूरी है, वरना सारा वक्त अगर सेवा में रहेगा तो घर कैसे चलेगा। नेताजी का बड़ा अच्छा बयान था वो। खैर वो बात करेंगे उसके बारे में। स्नेहलता जी, आपसे मेरा एक सवाल है। मैम, CSR एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, और जब कोई आप फर्म रन करते हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आ जाती है। तो बीइंग अ बिजनेस वुमन, आप CSR को कितना ज़रूरी मानती हैं, और उस CSR के प्रति CSR के ज़रिए से अभी तक आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई है आपने? CSR तो बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होता है। सामाजिक सोसाइटी में भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से करना पड़ता है। बिजनेस के साथ साथ यदि हम CSR और इसको यदि साथ में लेकर चलते हैं तो हमारा तालमेल बराबर बैठा रहेगा और हम उस कार्य को व्यवस्थित रूप से कर सकेंगे। मुर्तज़ा भाई, आप दानिश हेल्थ केयर के डायरेक्टर हैं। आपकी फर्म जो है क्या सोच के साथ आई थी और एम क्या है? हम समाज सेवा तो कर ही रहे थे। 2012 में एक विचार आया कि समाज सेवा करनी है तो कैसे करेंगे, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो राजनीति तो थी साथ में, अब व्यापार के माध्यम से भी वो व्यापार चुने जिससे हम आम जनता तक पूरे देश में, जो एक जेनेरिक का कॉन्सेप्ट आया था, हेल्थ सेक्टर में इंडिया थोड़ा सा पीछे था हमारा, अभी भी तो ठीक काम कर रहा है। मोदी जी ने बहुत काम किया इसके ऊपर, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। तो 2012 में परिवार ने विचार किया कि अब समाज सेवा तो कर रहे हैं, उज्जैन तक सीमित रह जाएंगे, देश में कैसे पहुँचा है। तो हेल्थ सेक्टर में हमने मेडिसिन्स का, टैबलेट्स का एक फॉर्मुलेशन का प्लान डाला, प्लस पाउडर का सेक्शन, जिससे हम ORS पाउडर कम दामों में, कम दरों में, जो दवाइयाँ 100 रुपये की बिकती है और 10 रुपये की मेडिसिन, फॉर्मुलेशन सब कंपनी एक जैसी बनाती है, चाहे वो मैं बनाऊँ कि सिप्ला बनाए कि कैडिला बनाए, बाकी उनके ब्रांडिंग के खर्चे बहुत सारे रहते हैं। तो उसका विकल्प हमने जेनेरिक का हमने 2012 में ब्लूप्रिंट बनाया, 2013 में लाइसेंस और सारी चीज़ें करी हमने, और बिल्डिंग तैयार करके हमने 2014 से निर्माण चालू किया दवाइयों का। और आज सभी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर गांव में, हर कस्बों में हमारी दवाइयाँ उचित दामों में, मतलब एलोपैथी नहीं, एलोपैथिक दवाइयाँ या सारी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स, मल्टीविटामिन्स, और निरंतर, और हम इसमें 200 तरह की रेंज है हमारे पास, और कुछ ना कुछ फॉर्मुलेशंस नए और एड ऑन होते रहते हैं। ऐसी कौन सी दवाई है जिसका आप रेट बताना चाहेंगे कि ब्रांडेड कंपनी उसका क्या रेट रखती है और आपका वो जेनरिक का क्या रेट है? आप जो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा काम करती है, सिफेक्सिम कॉमन ड्रग है, हर कोई अपन यूज़ करते हैं, अभी कोरोना में बहुत यूज़ हुई हो, तो सिफेक्सिम अगर आप कोई ब्रांडेड कंपनी की लेने जाएंगे तो 15 रुपये की एक आएगी गोली वो,
और जेनरिक कंपनी की वही फॉर्मुलेशन में आप लेंगे तो वो आएगी 5 रुपये 30 पैसे की। तो ये इतना देख रहे बड़ा हैं अंतर है, ये 3 गुना अंतर है। 3 गुना अंतर है। जी हाँ, वही क्वालिटी वही मापदंड है हमारे भी, चाहे आप एमएनसी से ले कि हमसे ले, वो भी हमसे निर्यात करवाती है, हम जो वो भी करते हैं उन लोगों के लिए। बाकी उनकी कॉस्टिंग बहुत सारी रहती है, उनका बीच में बहुत बड़ी चैनल होती है, उनके एमआरस होते हैं, उनके बहुत सारे खर्चे हमसे 4 गुना होते हैं। उनका सेटअप 1000 करोड़ का होता है, हमारा करोड़ों में होता है। नहीं, ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए मोटा खर्चा करते हैं और जी फिर जी उसी राइट, खर्चे को राइट। पूरा करने के लिए तो गरीब जनता वर्ग से वो उठा वसूला नहीं जाता पाता, है। उससे कई लोग दवाई नहीं ले पाते नहीं हैं। ले पाते हैं। मैं मुर्तज़ा भाई आ रहा हूँ आपके पास। मैडम, माहौरी हिना, ये कॉन्सेप्ट किसका था? किसका ये ओरिजिनल आइडिया था? आपके घर में आपका था, किसका था ये परिवार में? और उसके बाद अब माहौरी हिना घर घर पहुँचे, घर घर तक उसकी रीच हो, उसके लिए कैसे आप आगे बढ़े थे? ये तो मेरे दिमाग की उपज थी। एक मैंने एक्चुअली मैं कहानी मेरी बताती हूँ कि दोनों बिटिया की शादी होने के बाद में, 2 बिटिया हैं मुझे, तो मुझे अकेलापन खलने लग गया। एक्चुअली मेरे मिस्टर का कपड़े का बिज़नेस था, काफ़ी अच्छा बिज़नेस था, वो उसमें बिज़ी। मुझे समझ में नहीं आया, यदि मैं आपके घर जाऊँ तो आप यही कहेंगे कि अरे बाप रे, ये तो फुर्सत में बैठी है, आ जाती है, पर मैं तो बहुत ज़्यादा समय वाला हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस ऐसा ही कुछ सोच कर मैंने कहा कि ऐसे फालतू जाना किसी अच्छा नहीं लगता कहीं पर। तो मैंने एक थोड़ी सी मेहंदी, एक 200-250 ग्राम के करीब मेहंदी यहीं मिलती यहाँ पर दो गोपाल मंदिर पे, वहाँ से लाके उसमें मैंने एक केमिकल मिलाया, तो मेरे बाल काले हो गए खुद के। फिर मैंने लोगों को दी उसको, तो उन लोगों को बहुत अच्छी लगी और उन्हीं लोगों ने कहा कि देखिए आप यदि फ्री में देंगे हमें तो अच्छा नहीं लगेगा, आप इसका कुछ पैसा लीजिए। तो मैंने उसके बदले में कुछ पैसा लिया। इस तरह से मेरा 1, 2, 5, 10, 100 पैकेट के करीब बिकने लग गए। बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया। अब अकेली महिला तो नहीं कर सकती थी, तो उस बिजनेस को क्यों नहीं कर सकती? आपने कर दिखाया। नहीं, पेपर्स कार्रवाई बहुत होती है, डिपार्टमेंट्स बहुत सारे रहते हैं। तो ये बिज़नेस जिस समय मैंने शुरू किया था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इंडिया में मेहंदी के रूप में बाल काले करने की कोई फैक्ट्री नहीं थी या कोई प्रोडक्ट नहीं था। ये मेरा पहला प्रोडक्ट था। तो बस उस बिज़नेस को मैंने करने के लिए फिर इन लोगों को जोड़ा, पेपर्स वगैरह उन लोगों ने तैयार किए, इसलिए ऐसे है ना अपने आप ही ये बिज़नेस डेवलप होने लग गया। एक समय ऐसा आ गया कि जैसे लोगों को नशा करने के लिए बहुत एकदम से तड़प होती है, ऐसा ही मेरा पाउच लगाने के लिए सबको तड़प होने लग गई थी। तो इसी तरह से ये मैं एकला चालोरे वाली कहावत है कि एकला चालोरे में अकेली चली, कारवा जुड़ता गया, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमन है, क्योंकि आपने वो नब्ज पकड़ी है हर घर की। कि कौन महिला होगी जो ये चाहेगी कि उनके बाल सफ़ेद दिखें, और अगर काले दिखने तो उसके लिए माहौरी हिना है। और हस्बैंड वाइफ दोनों दुआएं देते होंगे मैम आपको जब वाइफ के बाल काले हो जाते होंगे तो। ठीक, ये एक सवाल मेरा आपसे इसमें और भी है कि माहौरी हिना का आपने बताया कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे शुरुआत हुई। आज के युवा जो बिजनेस करते हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनको समस्या ये आती है कि उनके पास ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा नहीं है। कैसे अपने प्रोडक्ट पर वो विश्वास जताएं कि लोग उनके प्रोडक्ट पर विश्वास करें, और वो अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन ये कैसे पहुंचाएं वो बाकी लोगों तक? उनके पास, क्योंकि ना सलमान खान, शाहरुख खान, उनके पास नहीं है इतना पैसा कि वो ऐसे लोगों को ब्रांड एम्बेसडर रख सकें। बस मेरा तो यही है कि बस इस बिज़नेस को, कोई भी बिज़नेस को करने के लिए नीचे से हमें उठना पड़ेगा, नीचे से उठना पड़ेगा, तभी ही हम हाइट पर पहुंच पाएंगे। आज बहुत कंपटीशन का समय है, इसमें मार्केटिंग के फंडा बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भाई ने बताया कि इतना बड़ा, यानी इसमें मार्केटिंग का ये सुपर स्टॉकिस्ट रखने पड़ते हैं, सेल्स मैनेजर वगैरह रखने पड़ते हैं, लेकिन जब अपने प्रोडक्ट में यदि दम रहा तो उस प्रोडक्ट को रन करने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हर युवा और से मेरा निवेदन है कि जब भी कोई कार्य करें, निचले स्तर से करें, उसको स्टार्ट में छोटा रूप दें। अब आजकल के बच्चे क्या करते हैं, खूब बड़ी फैक्ट्री डाल लेना, कर लेना, वो कर लेना, और उसके पहले वो लोग बेस नहीं बनाते हैं। बेस बनाइए थोड़ा सा, उसके बाद में उस प्रोडक्ट को आप लॉन्च करिए अच्छे से, तो बहुत ही अच्छे से रन करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ये लाख टके की बात है, बड़े बड़े MBA में नहीं पता लगती हैं चीज़ें, वो नहीं बताते टीचर्स, जो आदमी करके तैयार कर रहा है। मुर्तज़ा भाई तो जानते हैं। खैर, मैम आपके पास आऊँगा, और एक टैगलाइन भी दे दी आज फ्री की, तो आप भी अपने प्रोडक्ट जो लॉन्च कर रहे हैं वो कर सकते हैं। कि ऐसा होता है ना पोज बना के कि अपने प्रोडक्ट में दम, हम नहीं किसी से कम, तो मैडम ने वो टैगलाइन दे दी है, आप यूज़ कर सकते हैं उसे, कॉपीराइट नहीं होगा उस पर।
मुर्तज़ा भाई, एक सवाल मेरा आपसे, आप चूँकि फार्मा इंडस्ट्री से भी हैं और चूँकि आप समाज सेवा भी कर रहे हैं और राजनीति में भी हैं, तो आपकी तो तिहरी जिम्मेदारी हो गई कोरोना काल में कि लोगों की आप मदद करें, क्योंकि दवाइयों का प्रोडक्शन हो ही रहा था, आप राजनीति में भी हैं। और उस वक्त हमने देखा कि मुख्यमंत्री कैसे अकेले लगे हुए थे, बाद में उनके 5 पांडव बने, 5 मंत्री बने, बड़ा क्रूशियल था वो उस वक्त। तो कैसे आपने उज्जैन में लोगों की मदद की, कैसे आपने उन तक मदद पहुंचाई? ये अच्छा प्रश्न किया आपने कि कोरोना काल में कैसे काम करें। तो पहले तो हमारी टीम ने ये तैयार किया, तो उनको मन बनाया सबने लोगों ने कि अपने परिवार से अलग रह के आइसोलेशन होकर हमें कंपनी चलानी है। जब कंपनी चलेगी, दवाई का निर्माण होगा, तभी तो दवाइयाँ पहुँचेगी, स्टॉक तो ख़त्म हो जाएगा। तो लॉकडाउन के समय स्पेशल एसेंशियल्स गुड्स में जो हम फार्मा इंडस्ट्री आती है, तो सारी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रशासन ने पूरी मदद की। हमारे माननीय विधायक जी यहाँ मौजूद है, पारस जी ने पूरा हमें सपोर्ट किया, हर जगह सुविधा दिलवाई, सबके कार्ड्स इशू हुए। तो हमने लगातार 24 घंटे दवाइयाँ निर्यात बनाई और उसको निर्यात की डेस्टिनेशन में पहुँचाया ऑल ओवर इंडिया। वो चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, केरल हो, हर स्टेट पे हमारा राजस्थान भी माल गया। तो वो हमने प्रोवाइड किया सबके सहयोग से। उसमें मोदी जी ने जो नीति रखी, बहुत ही क्लियर कट उनका फंडा था, एसेंशियल्स को कोई नहीं रोकेगा। तो वो एक संकल्प तो हमारे बिजनेस का सेटअप चल रहा था दानिश का। दूसरा प्रश्न था राजनीतिक। तो राजनीतिक विषय में ये रहा, जैसे अब समाज का तो हम काम कर ही रहे हैं, तो हमने हमारी एक संस्था है नजमी चैरिटेबल ट्रस्ट बोहरा समाज की, तो वहाँ हमने मोहल्ला क्लिनिक का एक कॉन्सेप्ट लाए हम लोग। माननीय विधायक जी ने और हमारे कलेक्टर साहब से बात हुई, सभी जनप्रतिनिधि तय किया कि मोहल्ला क्लिनिक अपन डाले, जिसे लोग पहुँच नहीं पा रहे थे, हॉस्पिटल्स बेड्स पूरे हमारे कंप्लीट थे। तो मोहल्ला क्लिनिक में हमने दवाई प्रोवाइड तो थी हमारी खुद के पास, हमने वहाँ हमारे डॉक्टर्स चिन्हित करें जो हमारे अच्छे डॉक्टर्स थे, 10 डॉक्टर्स की टीम बनाई हमने और मोहल्ला क्लिनिक का हमने काम किया। और कोई इमरजेंसी केस था जिसको हॉस्पिटलाइज करना है, उसके लिए जनप्रतिनिधि और हमारे प्रशासन ने बहुत सहयोग दिया। हमने रात को 2 बजे भी फ़ोन किया होगा तो माननीय पारस जी ने फ़ोन उठाया होगा, हमारे जनप्रतिनिधियों ने पूरा सहयोग किया। और जी युवा हैं अभी तो एकदम सबकी चिंता पाली। अच्छा, एडमिट होने के बाद वो भी नहीं उसका क्या हुआ उसकी चिंता भी पालते थे भाई। सुबह 5 बजे फ़ोन आ जाए कि क्या हुआ मुर्तुज़ा, वो हो गया एडमिट, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उनके परिवारों की यहाँ जगह नहीं थी, तो अमलताज देवास में चिंता उन्होंने पाल के देवास भिजवाया कि नहीं देवास लेके जाओ, कहीं इंदौर लेके जाओ, अरविंद। तो मतलब 24 घंटे जो इस टीम ने काम किया, उज्जैन के लोगों ने काम किया, उन सबको सलाम, उस स्पीड को सलाम और उस स्पीड से मुझे एनर्जी मिलती थी। मुर्तज़ा भाई, मैं चाहता हूं कि आज हमने देखिए उस दौर में देखा लोगों को हमसे बिछड़ते हुए, उस दौर के डॉक्टर्स, उस दौर के जैसे मुर्तज़ा भाई हैं, दवाइयाँ बनती हैं इनके यहाँ, वो तमाम फार्मास्यूटिकल के कर्मचारी, वो अधिकारी, वो लैब टेक्नीशियंस, वो जितने लोग जिन्होंने उस दौर में काम किया, मैं चाहता हूँ ज़ोरदार ताली बजा के आप उन लोगों को याद करिए, उनकी कुर्बानियों को याद कीजिए जिन्होंने अपने घर परिवार छोड़ दिया, आइसोलेट रह के लोगों की जान बचाई है। मैं मुर्तज़ा भाई आता हूँ उस पर आपके पास। एक मैम आपसे सवाल है मेरा, कोरोना काल में उस दौर में आपके यहाँ काम करने वाले लोग, उनकी नौकरी ना जाए, उनकी सैलरी मिलती रहे, उनका घर चलता रहे और उनकी सेहत भी सही रहे, वो कैसे आपने सुनिश्चित किया? कोरोना काल में जितने भी मेरे यहाँ लेबर्स, घर, ऑफिस, फैक्ट्री में जितने भी लेबर्स थे, उनकी सैलरी मैंने बिल्कुल नहीं काटी। काफ़ी उद्योगपतियों ने कहा कि इन लोगों की सैलरी आधी कर दो, लेकिन आधी सैलरी कर देंगे तो उससे क्या होना है, क्या होना है? हमारे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास तो वही है जो उनको सैलरी मिलती है। यदि उस सैलरी को हम काट लेते तो उनका घर कैसे चलता? तो उस समय भी मैंने पहले भी सैलरी पूरी दी, उस समय भी। उसके बाद जब डबल कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, उस समय भी पूरी सैलरी उनकी दी है। उनको वैक्सीनेशन देना, लगवाना बराबर, उनके घरों में अनाज पहुंचाना, और यदि कोई बीमार हो गया तो मैंने कोई महिला कितनी बड़ी बिजनेस वुमन हो जाए पहले माँ होती है, वो आपने साबित किया। थैंक यू। पूरा मैंने उनको मेरी खुद की गाड़ी में बैठा कर, बहुत लोगों ने कहा अरे बाबा ये तो देखो कोरोना है, तो मैंने कहा कोरोना है तो क्या भगवान से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता ना, यदि कुछ होगा तो मुझे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है, यदि उसके यहाँ से मेरा बुलावा आया तो मैं अवश्य जाऊँगी, लेकिन इसको मैं अस्पताल में ज़रूर भर्ती करवाऊँगी। और बीडी क्लॉथ मार्केट में मैं रहती हूँ, वहाँ पर हम लोगों ने इस तरह की बहुत सेवाएं दी है। वहाँ पर हम लोगों ने पूरे पिछले कोरोना में जब लॉकडाउन था, पूरे 3 महीने हम लोगों ने खाना वगैरह दिया वहाँ से ऑक्सीजन, अश्विन जी कासलीवाल करके हैं, उन्होंने पूरे ऑक्सीजन वगैरह इस वाले कोरोना काल में दी। पहले कोरोना काल में उन्होंने
खाना वगैरह दिया, और हम लोगों की पूरी संस्था ने और हम लोगों के जो ग्रुप्स वगैरह चलते हैं उन लोगों ने बहुत सारा इस तरह का सहयोग किया तो है। अभी क्या क्या प्रभाव देख रहे हैं मैडम आप? अभी तो मैं जैसे इंडिया की जो सबसे बड़ी संस्था है हमारी जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन है, जो हमारा इंदौर से चलता है, उसमें एक रीजन आता है, उस रीजन की मैं अध्यक्ष हूँ। उसके अंतर्गत 15-20 शहर आते हैं, उसकी मैं मेन रीजन अध्यक्ष हूँ। और जो भारतवर्ष में जो महिला की एक संस्था चलती है महिला परिषद, उसकी भी मैं बहुत बड़ी वहाँ पर पद पर हूँ, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी। पूर्व में वहाँ के अध्यक्ष रह चुकी हूँ और काफ़ी कार्यों में मैं सहयोग करती हूँ। हालांकि मैं पदों पर रहना उचित नहीं समझती, लेकिन यदि मैं जहाँ खड़ी हो जाऊँ तो यहाँ कोई जानते होंगे मुझे पुरुष, वो पुरुष भी मेरा कहना मानते हैं कि यदि स्नेहलता सोगानी ने कह दिया तो ये काम सही है और इससे अपने को करना है। नहीं, ये भरोसा जीता जाता है, कमाया जाता है। मैं मुर्तज़ा भाई आपके पास आ रहा हूँ और अब मैं आपसे एक सेग्रीगेट करने को कह रहा हूँ। जैसे कोई ड्रग्स जब हम बनाते हैं, कोई केमिकल बनाते हैं, तो उसमें 2, 3, 4, 5 केमिकल्स को मिलाना पड़ता है, तब जाके वो एक दवाई तैयार होती है। दवाई एक ही होती है, उसमें सॉल्ट्स कई होते हैं। आप व्यवसायी हैं, आप राजनेता हैं, आप समाजसेवी हैं। मैं आपसे बीजेपी के नेता के तौर पर नहीं, मैं एक उद्योगपति के तौर पर पूछ रहा हूँ, उज्जैन का विकास कैसा है? इसमें बीजेपी नेता ना बोले, एक उद्योगपति बताए। जी, उज्जैन में अभी 450 फैक्ट्रीज हैं मध्यम वर्गीय, तो उसमें 4 से 5 हज़ार लोगों को यहाँ रोज़गार मिल रहा है। जो हमारी 4 इकाइयाँ हैं, मक्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया, आगर रोड, नागझीरी। तो अब जो समय बदल रहा है, जो परिदृश्य बदला है, माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे माननीय पारस जी, हमारे मंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे सांसद जी अनिल जी ने तय किया मुख्यमंत्री के साथ कि उज्जैन को अब औद्योगिक नगरी बनानी है। तो अब उज्जैन को पंख लगने वाले थे और लग चुके हैं। मतलब 2022 में आप देखेंगे 2 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बूम आएगा उज्जैन में। हो सकता है अगले 10 सालों में हम देवास या पीतमपुर सेक्टर के लेवल पे हो जाएंगे। इसका कारण बता रहा हूँ, पोटेंशियल बहुत है यहाँ युवाओं में। हम कहते हैं रोज़गार रोज़गार, तो रोज़गार यहीं से मिलेगा। उज्जैन में रहना और खाना बहुत सस्ता है और युवाओं को सिर्फ विज़न नहीं है, विज़न हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया कि अब उज्जैन को मुझे आगे बढ़ाना है। धार्मिक नगरी तो है ही, इसके साथ इसको औद्योगिक नगरी का भी दर्जा दिलवाना है। तो हम सब मिल के काम कर रहे हैं। हमारी एज ए नॉट पॉलिटिशियन, हम सब मिल के संकल्पित है शहर के नागरिक के नाते कि इसको औद्योगिक नगरी ही बनाएंगे। और जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें हज़ारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो उससे अब जो लघु उद्योग हमारे छोटे अब वो बड़े इंडस्ट्रीज आने से एक लहर बनेगी। आज शुरुआत हो गई है, तो अगले 2 साल में 3 साल में कॉन्फिडेंस जो होगा लोगों में कि हम उज्जैन जा सकते हैं। सिंगल विंडो काम होगा, पॉलिसीज़ बहुत ईजी हो गई है, पूरा कॉपरेशन है प्रशासन का, जनप्रतिनिधि तैयार बैठे हैं, बाहे बिछा के। हज़ारों करोड़ की संपत्तियां हमारे कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने अभी मुक्त करवा दी है। क्लस्टर्स बन रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप कोई क्लस्टर डालना चाहते हैं, 5 उद्योगपति अलग तरह के भी मिलकर क्लस्टर डाल सकते हो। आप ज़मीन आप तय करें, कौन सी ज़मीन आप चयनित कर लीजिए, आपको परमिशन मिल जाएगी। मिनिमम उसका 5 मेंबर्स होना चाहिए, 5 इंडस्ट्रीज तैयार होना चाहिए। तो स्टार्टअप तो कर ही रहे लोग, तो उससे स्टार्टअप से बिजनेस डेवलप होगा हमारा और जो बड़ा रोज़गार मिलेगा। ग्रेसिम जैसा अब उज्जैन में भी उद्योग डालने की पूरी संभावनाएं आप समझ लीजिए तैयार हो चुकी है। प्रतिभा सिंटेक्स से ये सब भाई, मैं चाहता हूँ आज आप एक अपील करें। देखिए, अभी जब एक बहुत अहम पैनल बैठा हुआ था, सांसद साहब थे हमारे साथ और पारस जी बैठे हुए थे, तो एक बहुत अहम चिंता जताई पारस जी ने और उन्होंने कहा कि एमपी अपना नंबर 2 आ गया अभी वैक्सीनेशन में देश में 80.4% के साथ। तो उन्होंने चिंता ये जताई कि 100% में होने के लिए हमें अल्पसंख्यकों का भी साथ चाहिए, क्योंकि ये एक वर्ग ऐसा है जो वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक है लेकिन उतना नहीं है जितना आवश्यकता है। आप चूंकि उसी वर्ग से आते हैं, मैं भी उसी वर्ग से आता हूं, तो जिम्मेदारी हम दोनों की भी है कि हम पढ़े लिखे युवा अपने उस वर्ग से आज अपील करें कि आप उज्जैन के हों, आप इंदौर के हों, आप एमपी के हों, आप देश में कहीं के भी हों, अगर आप इस वर्ग से आते हैं तो आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है और आपको आगे बढ़ना है, वैक्सीनेशन कराना है। और देश की जब सुरक्षा और बाकी भाइयों की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा की बात आएगी तो इस वर्ग को, इस समाज को भी पीछे नहीं रहना है। तो कैसे आप अपील करते हैं आज? क्योंकि पारस जी यही चाहते हैं कि इसी वर्ग के व्यक्ति, इसी वर्ग के लोगों से अपील करें मजबूती से कि ये जान बचाने के लिए है।
बहुत अच्छी बात रखी भाई आपने। मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस विषय पे बोलने का अवसर दिया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप ये बताइए, अल्पसंख्यक समुदाय जो पढ़ा लिखा है उन्होंने तो सब वैक्सीनेशन करवा ली है, जो तबका बिल्कुल इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था, जो कोरोना काल पहले वाला आया था अपना, सेकंड वेव आई, जब थोड़ा उनको लगा कि हाँ करवाना चाहिए तो थोड़ी अवेयरनेस आई, फिर भी आप ये बताइए कि हर मुसलमान, हर मुस्लिम अल्पसंख्यक व्यक्ति जितने भी हैं उनके लिए हज से बढ़ के कुछ नहीं माना जाता। हर व्यक्ति के लिए इस्लाम में हज सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर आपको मक्का मदीना जाना है तो आपको पहले वहाँ वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप पासपोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते यूएई हैं। के प्रिंस ने वैक्सीनेट किया अपने आप को और बताया उन्होंने कि मैं करवा रहा हूं तो आप करिए। तो इससे बड़ी और क्या चीज़ है कि मुर्तज़ा भाई कह रहे हैं आपको हज जाना है तो आपको डबल वैक्सीनेट, फुल वैक्सीनेट होना ज़रूरी है। आप सोचिए कि वहाँ जो चीज़ें हैं तो उससे ज़्यादा और क्या आपको प्रूफ चाहिए। तो अगर कोई भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है आपके बीच में कि इस्लाम ख़तरे में आ जाएगा या इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी या ये शरिया के ख़िलाफ़ है, तो नहीं है। इससे बेहतर और एग्जाम्पल जो मुर्तज़ा भाई ने दिया आपको और क्या हो सकता है। तो अपील जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपसे, पारस जी, मुर्तज़ा भाई, मैम, सब यही करते हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीनेट नहीं किया है, अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया है, वो प्लीज़ वैक्सीन लगवाने जाइए। और देश में ऐसे भी प्रदेश है जहां आबादी बहुत ज़्यादा है, वहां वैक्सीन नहीं मिल रही है लोगों को, आपको यहाँ ढूंढ ढूंढ के बोला जा रहा है। तो प्लीज़ वैक्सीनेशन अपना बहुत ज़रूरी है वो करना। मैं मुर्तज़ा भाई इस पर आता हूँ आपके पास। मैम, ये हीना तो समझ में आया, हीना मतलब मेहंदी, माहुरी का नाम कैसे पड़ा और इस बिजनेस को रन करने में वो कौन सी चुनौतियां आई, आपने उनसे ओवरकम कैसे किया, कैसे आपने पार पाया? माहूरी नाम तो मैंने ऐसा है कि अपने दिमाग से कुछ ऐसा रख लिया था। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हम लोगों को, तो ब्रांड को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इसको हमें रजिस्ट्रार ऑफिस भेजना पड़ता है बॉम्बे। तो वहाँ मैंने 8-10 नाम भेजे थे, तो ऑलरेडी माहूरी सैंक्शन होकर आ गया, तो माहूरी रख दिया। आप दिल से चाहते थे नाम माहुरी आए? नहीं, माहूरी दिल से चाहती थी कि माहूरी नाम रहे, क्योंकि मयूर हम लोगों के जो महाराज रहते हैं, हम लोगों के आचार्य, उनके हाथ में जो मोर पंख की पीछी रहती है, तो मयूर रहता है, उसका मयूर की पीछी रहती है, तो उसके हिसाब से ही मैंने माहूरी नाम रखा था। तो सैंक्शन होकर भी आ गया। ये देखिए, मुर्तज़ा भाई तो बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे, आप तजुर्बे में बहुत सीनियर हो उनसे। मैं आप उनसे देखते हुए अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। उनको देख के लग रहा है कि राजनीति में आना चाहिए? ऐसे युवा आ रहे हैं तो फिर आपको भी आना चाहिए, लोगों में आपकी पहचान भी है। अब ये देखिए 60+ हो गए हम, तो आदरणीय पारस जी की एज के हम लोग तो आना तो चाहते हैं, लेकिन यदि यंगर पीढ़ी आए तो पारस जी भाई साहब की वापस बात को दोहराती हूँ कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन यदि समाज सेवा में कोई कार्य करना पड़ा तो मैं राजनीति में आने के लिए तैयार हूँ। यदि भाई चाहेंगे तो मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगी। आदरणीय भाई साहब है ही सही, फिरोजिया जी है ही, और मेन तो हमारे मामा जी, और उनसे बड़े मेन हमारे मोदी जी हैं। वो यदि हमें चाहेंगे कि हमारी कुछ सेवा से कुछ देश का भला हो जाए तो मैं बराबर आना चाहूँगी। ठीक, देखिए महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन यह है कि समाज सेवा, जाहिर बात है कि आपके हाथ में जब सरकार, पावर, पैसा रहता है तो आप समाज सेवा ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मुर्तज़ा भाई, एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आदर्श राजनीति में कौन है आपके, किनके जैसा आप बनना चाहते हो और आपको लगता है कि बस यही है जिनको देखकर मैं राजनीति में आया हूँ और मुझे इनके जैसा बनना है? आप, जब से मैंने होश संभाला तो मैंने पाया गुजरात के सीएम मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी एकमात्र चेहरा थे वो हम लोगों के लिए। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, बोहरा कम्युनिटी से, उनका जो प्रेम था बोहरा कम्युनिटी के लिए, हर कार्यक्रम में वो आते थे, बोहरा कम्युनिटी को आगे बढ़ाते थे। वो कहते थे, जब दंगे हुए, गोधरा कांड हुआ, उन्होंने बोला कि कोई नहीं घबराएगा, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे साथ ना। हमें हर तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया, प्रमोट किया है। तो मेरे आदर्श तो वही रहेंगे जीवन भर। मैं कुछ भी बन जाऊँ और जो कुछ भी है, तो उनको देख के ही हमने अपना कैरियर तय किया कि हमें जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति इस देश का जो सीएम थे, जब वो ऐसे थे तो इस देश को कहाँ ले गए आज वो। तो हमारा आदर्श तो जीवन भर, मेरी उम्र के लोगों का तो वही रहेंगे। पारस जी जैसा नहीं बनना आपको? पारस जी ने तो मुझे चुन के वही लाए मुझे। वो नगीनों को मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं तो छोटा हूँ उनके आगे बहुत। मैं समाज सेवा करते करते हम लोग काम कर रहे थे कई सालों से, तो पारस जी का देखना होता था, वो जोरी हैं, तोड़ लेते हैं चीज़ों को। तो मुझे बोले 2015 में चुनाव लड़ना आपने को। मैं जी भाई साहब मैं नहीं कर पाऊँगा। बोले नहीं, संगठन ने तय किया, पार्टी ने तय किया, और उन्होंने मुझे हिम्मत दिलाई। और ये 2015 के बाद बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे
फ़ोन आता था कि क्या चल रहा है अपना, क्या है चुनाव में, क्या है, मतलब इतनी चिंता पाली उन्होंने। 32 वार्ड पूरे इनके थे उत्तर के हमारे। तो सुबह उठ के व्यायाम तो करते ही है पूरा, बाकी सबसे पहले फ़ोन करना कि मुर्तज़ा क्या पोजीशन है अपनी, क्या चल रहा है। तो उन्होंने बहुत प्रमोट किया। और आज जो कुछ भी हूँ, इन जैसे जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया या अध्यक्ष रहे, माननीय स्वर्गीय हमारे बाबूलाल जैन जी आज हमारे बीच नहीं रहे हैं, पारस जैन जी, हमारे सत्यनारायण जटिया जी, बहुत उनका तो नाम मतलब ऐसा है कि आप उज्जैन उनके बगैर पूरा ही नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श रहे, उन लोगों ने मुझे बहुत प्रमोट किया है। चाहे कोई भी विपदा आई हो, कहीं भी हुआ हो, कभी ये नहीं बोला कि संगठन को देख के काम करना है। चुनाव आएंगे जाएंगे, अच्छा बुरा सब समय आएगा, आप हारोगे जीतोगे, ये कोई विषय अपना नहीं है। अपने को तो एक लाइन पे काम करना है, संगठन और देश हित, बस एक ही बात कि देश के लिए समर्पण। जिस राह पे अपना देश आगे जाए उस राह के लिए अपने को बिछना है। ये इन्होंने मेरे को आपने सिखाया। अटल जी की याद दिला दी मुझे, वो सदन में उनका दिया भाषण मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था सत्ता आएगी जाएगी, आरोप लगेंगे, लेकिन वो रहना चाहिए, वो लोकतंत्र रहना चाहिए, देश रहना चाहिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आपका मुर्तज़ा भाई। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप रहिए, हम आपको भेंट देना चाहते हैं, कुछ याद देना चाहते हैं इस कार्यक्रम की। तो स्नेहलता जैन जी और साथ ही मुर्तजा अली जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं चाहूँगी कि राजीव त्रिपाठी जी सी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट सेल्स हेड मंच पर आएँ और साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट करें। राजीव त्रिपाठी जी प्लीज़ मंच पर आइए, तालियां बजती रहनी चाहिए क्योंकि और साथ ही क्योंकि मुर्तजा अली जी लगातार बोल रहे थे कि पारस जी का बहुत बड़ा योगदान है, तो पारस जी प्लीज़ मंच पर आइए और स्मृति चिन्ह भेंट करें। बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में हौसला बढ़ाने का, क्योंकि युवा पीढ़ी कैसे आगे बढ़ रही है, युवा पीढ़ी कैसे विकास उज्जैन का कर रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी था। और स्नेहलता जैन जी भी कार्य कर रही हैं, महिला सशक्तिकरण को लेकर भी पूरा जोर उनके द्वारा दिया जा रहा है, कैसे महिलाएं भी बिजनेस चला सकती हैं, बहुत बेहतर तरीके से बिजनेस चला सकती हैं, ये उनके माध्यम से हमें जानने को मिला है। मुर्तजा अली जी भी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने भी कई तरीके के ऐसे कार्य किए कोरोना काल में भी निःशुल्क में, चाहे दवाइयाँ बांटना हो, चाहे अस्पतालों में व्यवस्थाएं करना हो, मुर्तजा अली जी के द्वारा भी बहुत से ऐसे कार्य किए गए। आसिफ जी बहुत शुक्रिया, आप सभी जो मंच पर मौजूद थे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी लोग जो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से मध्य प्रदेश की बात उज्जैन से में आज हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।